सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके सामने है कि अभी हाल ही में हरियाणा का पहला फल कौन सा है जिसे जीआई टैग मिला है। तो सही उत्तर होगा सिरसा किन्नू। तो हरियाणा के सिरसा में उगने वाला किन्नू को अब जीआई टैग मिल गया है और इस तरह से यह हरियाणा का पहला फ्रूट बन गया, पहला फल बन गया जिसे जीआई टैग मिला है। तो ये एक ही लाइन आप याद रखो, इससे हमारा काम चल जाएगा। हरियाणा में आपको लेकर के चलूंगा। जीआई टैग की बात करें, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग एक्ट है 1999 का, लागू हुआ 2003 में, पहली बार दिया गया था 2004-5 में दार्जिलिंग टी पश्चिम बंगाल को। अगर किसी भी प्रोडक्ट को जीआई टैग मिलता है तो कितने सालों के लिए वैलिड रहता है? 10 सालों के लिए। और भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 10,000 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग देने का। अभी करंट अफेयर्स में हमने बहुत सारे प्रश्न पढ़े जिनको जीआई टैग मिला, इस तरह के प्रश्न थे। कुछ एक मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी असम के 4 उत्पादों को जीआई टैग मिला था। कार्बी आंगलोंग हथकरघा उत्पाद, बिहू पेपा, असमिया बांस शिल्प, देवरी हथकरघा उत्पाद। त्रिपुरा के सारिंदा जो कि एक वाद्य यंत्र है उसको जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडू की खुर्रा सानी इमली को जीआई टैग मिला। बिहार के 3 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिला जिसमें है 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक नालंदा की है, पत्थर कट्टी पत्थर शिल्पकला गया की, और पीडिया चित्रकला भोजपुर, इसको जीआई टैग मिला। मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में उगाई जाने वाली 4 पारंपरिक फसलों को जीआई टैग मिला। एक है सिताही कुटकी, एक है नागदमन कुटकी, एक है बेगानी अरहर, एक है क्षत्रिया धान। ठीक है, तो अभी वैसे और भी हैं कहीं, जैसे पश्चिम बंगाल के भी 23 उत्पादों को जीआई टैग मिला। उससे पहले झारखंड के 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला था। ठीक है, तो इसमें से कुछ एक मैंने आपको रिवाइज करा दी। बाकी अभी हरियाणा की हम बात कर रहे हैं तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायब सैनी, गवर्नर है प्रोफेसर आसिम कुमार घोष। यहाँ का स्टेट एनिमल ब्लैक बग हो गया, स्टेट बर्ड है ब्लैक फ्रैंकोलिन, स्टेट फ्लावर है लोटस, स्टेट ट्री है पीपल का। कुछ प्रश्न देख ले यहाँ से करंट अफेयर्स के। तो अभी 39 नंबर का सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन हुआ था हरियाणा के फरीदाबाद में। इसमें थीम स्टेट उत्तर प्रदेश और मेघालय रहा और भागीदार देश यानी कि पार्टनर कंट्री था इजिप्ट। उसके अलावा उल्लास प्रोग्राम के तहत देश का दूसरा साक्षर यूनियन टेरिटरी ये चंडीगढ़ बना था, बल्कि पहला यूनियन टेरिटरी था लद्दाख। बीपीसीएल ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम लॉन्च किया था गुरुग्राम में और इसका नाम रखा था भारत गैस इंस्टा एलपीजी। 24वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 ये हुआ था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में, उसमें टॉप पर रहा था हरियाणा। हरियाणा पुलिस ने साइबर अपराध, धमकी भरे कॉल्स की घटनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से अभेद्य मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। 10वां राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन हुआ चंडीगढ़ में। श्रम मित्र एप्लीकेशन यहाँ पे लॉन्च हुआ था, श्रमिकों और नियोक्ताओं को जोड़ेगा ये। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने इंटेल इंडिया के सहयोग से इंडिया एआई डेटा लैब शुरू किया। ऐसा करने वाला ये भारत का पहला निजी विश्वविद्यालय बना। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सीपीए इंडिया रीजन जोन 2 कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था चंडीगढ़ में। ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में हुई। ठीक है, तो इन सब कारण से हरियाणा न्यूज में रहा था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत वर्तमान में किस आय वर्ग में आता है? तो आंसर होगा लोअर मिडिल इनकम। तो वर्ल्ड बैंक ये हर साल देशों को उनकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय यानी कि पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम के आधार पर 4 आय वर्गों में बांटता है हर देश को। और अभी 2025 के आंकड़ों के आधार पर 2026 का ये नया वर्गीकरण जारी किया गया है। वो 4 इनकम कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक है निम्न आय वर्ग, लो इनकम कैटेगरी, मतलब इसमें प्रति व्यक्ति, उस देश की प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो $1175 या उससे कम होती है। उसके बाद जो कैटेगरी है वो निम्न मध्यम आय, लोअर मिडिल इनकम है। इसमें जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो इतनी रेंज में होती है। फिर एक कैटेगरी अपर मिडिल इनकम और एक है हाई इनकम। तो इस बार इन्होंने जो ये नया डेटा जारी किया उसमें क्या बदला है, क्या चेंजेस आए? तो इसमें इन्होंने बताया कि 6 देश पहली बार हाई इनकम कैटेगरी में पहुंचे हैं, 5 देश निम्न मध्यम आय से उच्च मध्यम आय कैटेगरी में पहुंचे हैं। वो 5 देश कौन से हैं वो भी बता दूं, जॉर्डन, माइक्रोनेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका और वियतनाम। एक देश जो टोगो है ये निम्न आय से निकलकर निम्न मध्यम आय कैटेगरी में पहुंच गया। और इस बार कोई भी देश निम्न आय कैटेगरी में
नहीं गया है। अच्छा, भारत की स्थिति क्या है? भारत की जो प्रति व्यक्ति जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो बताई जा रही है $2,760। इसलिए भारत निम्न मध्यम आय लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में बना हुआ है। और भारत के अंदर बात करते हैं तो कौन सा राज्य अपर मिडिल इनकम में पहुंच गए? तो 5 राज्य हैं, दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु और गुजरात। अच्छा, सबसे कम आय वाले जो बड़े राज्य हैं उसमें अगर बात करते हैं तो बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और उसमें भी अगर पूछोगे सबसे कम आय वाला बड़ा राज्य कौन सा है ये बता दो तो बिहार है। ठीक है, पूरी रिपोर्ट मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी है, समझ में आ गया आपको हर पॉइंट। वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया। तो वर्ल्ड बैंक की बात करें, स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है अजय बंगा, भारतीय मूल के हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ इंडेक्सेस हैं जो ये जारी करता है, जैसे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, रेमिटेंस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को ये जारी करता था, अब बंद कर दिया। अब इसके स्थान पे बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी करता है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। कुछ और प्रश्न अगर मैं आपको वर्ल्ड बैंक से रिवाइज करवाऊं तो आपको याद होगा वर्ल्ड बैंक ने 15 अप्रैल को अभी वाटर फॉरवर्ड नाम से एक नई पहल शुरू की थी। उसके अलावा विश्व बैंक में भारत का नया कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया था नीलकंठ मिश्रा को। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स इसने जारी किया था और इसमें भारत का सबसे अच्छा कंटेनर बंदर का बताया गया जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जो कि पूरे विश्व में 22वें स्थान पे है। और पूरे विश्व में टॉपर है चीन का फुजोऊ पोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स ध्यान रखना इससे। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत के पासपोर्ट को अभी कौन सा स्थान मिला है? तो आंसर होगा 125वां। तो ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशंस ने ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 को जारी किया। इसमें भारत 197 देशों में से 125वें स्थान पर रहा। पिछले साल की बात करें तो भारत इसमें 124वें स्थान पे था, तो इस साल एक स्थान और नीचे आ गया। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स क्या बताता है? मतलब ये बताता है कि किसी देश का जो पासपोर्ट है वो कितना पावरफुल है। पावरफुल है मतलब उस पासपोर्ट से आप कितने देशों में बिना वीजा के एंट्री कर सकते हो, इस तरह की पावर। तो अगर भारत का पासपोर्ट आपके पास है तो उससे 26 देशों में आप बिना वीजा के एंट्री ले सकते हो। अच्छा, सबसे मजबूत पासपोर्ट किसका है? फिर स्वीडन का। सबसे कमजोर पासपोर्ट किसका बताया गया? अफगानिस्तान का। ठीक है, और इसी तरह का एक इंडेक्स और जारी करता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, कई बार हम पढ़ते हैं। इसमें जो लेटेस्ट भारत की अभी रैंकिंग है वो 78 है। ठीक है, और जो आज हम पढ़ रहे हैं वो ग्लोबल सिटीजन सॉल्यूशन ने जारी किया ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026। इसमें भारत 125वें स्थान पर है। और जो हेनले का पासपोर्ट इंडेक्स आता है वो साल में 2-3 बार आता है। अभी लेटेस्ट में अगर बात करें तो भारत 78 नंबर पर है। अब देखो, इंडेक्स वाला प्रश्न है, कुछ महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। लगभग यहाँ पे हम 22-23 इंडेक्स रिवाइज करेंगे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक की बात करें, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, भारत 91 पे है, टॉपर डेनमार्क है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, भारत 130 पे है, टॉपर आइसलैंड है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, भारत 94 पे है, टॉपर फिनलैंड हो गया। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में भारत 41 पे, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 38 पे, टॉपर स्विट्जरलैंड है। ग्लोबल पीस इंडेक्स भारत 127वें स्थान पर है, टॉपर आइसलैंड हो गया। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 116वें स्थान पर है, टॉपर फिनलैंड हो गया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 102 पे है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत 157 पे है, टॉपर नॉर्वे हो गया। ग्लोबल एआई वाइब्रेंस इंडेक्स भारत तीसरे पे है, टॉपर अमेरिका हो गया। एशिया पावर इंडेक्स भारत तीसरे पे, टॉपर अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पर है, टॉपर अमेरिका। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में भारत 13वें पे है, टॉपर पाकिस्तान। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे पे डेनमार्क हो गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉपर आइसलैंड हो गया। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स भारत 70 पे है, टॉपर स्वीडन हो गया। IQ एयर ने 2025 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की, उसमें सबसे प्रदूषित देश पाकिस्तान है, भारत 6ठे स्थान पर है। सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद कॉलोनी है, दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी है। रेस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स भारत 16वें स्थान पर है, टॉपर सिंगापुर हो गया। QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स भारत 13वें पे है, टॉपर अमेरिका हो गया।
हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स भारत चौथे पे, टॉपर अमेरिका हो गया। 2026 में सबसे अधिक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला देश चाइना है, भारत 5वें पे है। और ग्लोबल हाइड्रो पावर आउटलुक रिपोर्ट आई थी, इसमें भारत 5वें पे है, टॉपर चाइना है। ठीक है, तो ये सब इंडेक्सेस ध्यान में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में महिला T20 विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया ने। महिला T20 विश्व कप 2026 की हम बात कर रहे हैं। इस बार ये इसका 10वां एडिशन था। 12 जून से लेकर अभी 5 जुलाई तक हुआ। कहां पर हुआ ये? इंग्लैंड और वेल्स में फाइनल खेला गया, इंग्लैंड के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में। और फाइनल इसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने 7वीं बार ये खिताब जीता है, सबसे ज्यादा बार इसी ने जीता है, 7 बार। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराया है। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रही बेथ मुनी, ऑस्ट्रेलिया की जो प्लेयर है। ठीक है, तो सिंपल याद रखेंगे, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 10वां एडिशन जो था उसको जीत लिया ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा कर। अब कुछ और क्रिकेट से ही संबंधित प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराऊं तो अभी जो, जैसे कि अगर बात करते हैं 10वां ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 जो हुआ था इंडिया में, उसको भारत ने जीता था, साउथ अफ्रीका को हराया था। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 विदर्भ ने जीता, सौराष्ट्र को हराया। चौथा, अभी जो वुमेन्स प्रीमियर लीग हुआ था भारत में, RCB ने जीता, दिल्ली कैपिटल्स को हराया। वहीं अभी जो 19वां IPL हुआ था 2026 में, RCB ने जीता, गुजरात टाइटंस को हराया। रणजी ट्रॉफी 2025-26 जम्मू कश्मीर ने जीता, कर्नाटक को हराया। 10वां ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप जो अभी भारत श्रीलंका में हुआ था, भारत ने जीता, न्यूजीलैंड को हराया। उसी तरह से आपको याद होगा 9वां जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 हुआ था पाकिस्तान UAE में, उसको भी भारत ने जीता था, न्यूजीलैंड को हराया था। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 लंदन के लॉर्ड्स मैदान में हुआ, साउथ अफ्रीका ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराया। दलीप ट्रॉफी 2025 सेंट्रल जोन विजेता रहा, साउथ जोन को हराया। मेंस एशिया कप 2025 UAE में हुआ, भारत ने जीता, पाकिस्तान को हराया। ईरानी कप 2025-26 महाराष्ट्र में हुआ था, विदर्भ ने जीता, शेष भारत को हराया। और 18वां सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 ये झारखंड ने पहली बार जीता, हरियाणा को हराया। और ये हमने पढ़ ही लिया 10वां एडिशन ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया ने जीता, इंग्लैंड को हराया। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ब्रिक्स की एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की मीटिंग कहां पर हुई? तो आंसर होगा गुवाहाटी में। तो ब्रिक्स एंटी ड्रग एजेंसियों की बैठक अभी 6 और 7 जुलाई को हुई थी, असम गुवाहाटी में। इसका उद्देश्य है ड्रग्स की तस्करी और उससे जुड़े अंतर्राष्ट्रीय अपराधों को मिलकर रोकना। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, अभी 7 और 8 जुलाई को केरल के कोच्चि में ब्रिक्स महिला कार्य समूह वुमेन्स वर्किंग ग्रुप की बैठक भी हुई है। ब्रिक्स की बात कर लेते हैं और अभी तक जो जो इसकी बैठकें हुई हैं मैं आपको बता दूं। देखो, ब्रिक्स की जो शुरुआत है वो 2001 में हुई थी, तब इसमें 4 देश थे, ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल होता है और ये बनता है ब्रिक्स। पहली समिट 2009 में यकेंतबर्ग रशिया में हुई थी। लास्ट इसको होस्ट किया था 2025 में, मतलब 17वां एडिशन ब्राजील ने। इस बार 18वां एडिशन को होस्ट कर रहा है भारत, और इसमें भारत के शेरपा भी बने थे, सुधाकर दलेला। भारत चौथी बार ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है। इससे पहले 2012, 2016, 2021 में भी कर चुका। थीम जरूर याद रखेंगे, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। लास्ट ईयर इसका जो 10वां मेंबर बना था इंडोनेशिया बना था। कुछ बैठकें अगर हमने देखी अभी तक, ब्रिक्स की कृषि मंत्रियों की जो बैठक हुई थी या कृषि सम्मेलन हुआ था इंदौर में। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की दूसरी बैठक वाराणसी में। ब्रिक्स देशों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की दूसरी तकनीकी बैठक हुई थी पूरी उड़ीसा में। और ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक गुरुग्राम हरियाणा में। ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक होगी ये अभी जयपुर में। और रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक हुई थी तिरुवनंतपुरम में। उसके अलावा ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसियों के प्रमुखों की जो बैठक हुई थी वो बेंगलुरु में। आज जो हमने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि ब्रिक्स के एंटी ड्रग एजेंसियों के प्रमुखों की जो बैठक है वो हुई गुवाहाटी असम में। और ब्रिक्स महिला कार्य समूह की जो बैठक हुई केरल के कोच्चि में हुई। ठीक है, ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहां पर किया? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। तो इसरो ने अभी सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में है, वहां पे सॉल्व के ठोस रॉकेट मोटर का पहला सफल ग्राउंड टेस्ट किया। सॉल्व का मतलब हो गया सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल फॉर एक्सपेरिमेंट।
तो सॉल्व क्या है, एक छोटा परीक्षण रॉकेट है और इसका काम इंसानों को अंतरिक्ष में भेजना नहीं है, बल्कि गगनयान मिशन के क्रू मॉड्यूल जहां पे अंतरिक्ष यात्री बैठे होते हैं उस बॉक्स को सुरक्षित वापस जमीन पर लेकर के आना। कैसे काम करता है, तो ये जो सॉल्व होता है, ये जो क्रू मॉड्यूल है जहाँ पे अंतरिक्ष यात्री बैठे हैं उसको जमीन से 10 से 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक लेकर के आता है और वहां पर आने पर ये रॉकेट से अलग हो जाता है क्रू मॉड्यूल। इसके बाद एक एक करके जो इसमें 10 पैराशूट लगे होते हैं वो खुलते हैं। ये पैराशूट क्या करते हैं, उस मॉड्यूल की गति को, नीचे आने की जो गति है उसको कम करते हैं और लास्ट में मॉड्यूल धीरे से सुरक्षित रूप से समुद्र में उतर जाता है। ये टेस्ट क्यों किया जा रहा है, तो इस पूरे परीक्षण से ये पता चलता है कि पैराशूट सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर। बाकी गगनयान मिशन क्या है, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। इसमें 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जो लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की लोअर अर्थ ऑर्बिट में जाएंगे। वहां पे 3 दिनों तक ये रहेंगे, फिर सुरक्षित पृथ्वी पर लौट आएंगे। किस रॉकेट से हम इनको बेचेंगे, LVM-3 रॉकेट से। अच्छा, जो 3 अंतरिक्ष यात्री यहाँ पे जाने वाले उनका नाम भी ध्यान रखना। वैसे तो हमने 4 को सिलेक्ट किया है, इसमें से 3 जाएंगे, देख लो कौन कौन है। प्रशांत बालकृष्णन नायर, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। आप मुझे बताओ, शुभांशु शुक्ला से 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ। अभी इनकी बुक आई थी, उसका नाम बताओ, और इन्हें अभी एक अवार्ड मिला था, बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है, उसका नाम आपको बताना है। चलो, अवार्ड तो मैंने यहीं पे लिख रखा है, अशोक चक्र मिला था इनको। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। अब बुक का नाम आप और बता दो। बाकी इसरो की हम बात कर लेते। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना होती 1969 में, हेडक्वार्टर बंगलुरु। चेयरमैन अभी हैं वी नारायणन, 11वें नंबर के। मोटो है स्पेस सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए अभी मिशन कायाकल्प ये किसने शुरू किया, तो आंसर होगा दिल्ली ने। तो मिशन कायाकल्प ये दिल्ली सरकार की एक पहल है जिसका उद्देश्य है सरकारी स्कूलों को आधुनिक, सुरक्षित, साफ सुथरा और बेहतर सुविधाओं वाला बनाना है। मतलब पहले जिन सरकारी स्कूलों में भवन, कक्षाएं, शौचालय, फर्नीचर या कोई भी अन्य सुविधाएं ठीक नहीं थी, तो ऐसे सरकारी स्कूलों को अब नया रूप दिया जाएगा ताकि बच्चों को प्राइवेट स्कूलों जैसी अच्छी पढ़ाई का माहौल मिल सके। तो वहाँ पे जो इमारतें होंगी, अगर टूट रही होंगी, फूट रही होंगी, तो उनकी मरम्मत की जाएगी, नवीकरण किया जाएगा, कक्षाओं को आधुनिक बनाया जाएगा, साफ और बेहतर शौचालय, पेयजल और अन्य जो भी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो सब उपलब्ध कराई जाएंगी। तो ये है मिशन कायाकल्प जिसको दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। दिल्ली की बात करें, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता है, लेफ्टिनेंट गवर्नर नए बने थे तरनजीत सिंह संधू। कुछ प्रश्न अगर दिल्ली से हम रिवाइज करना चाहें तो बहुत सारे प्रश्न दिल्ली से, तो जैसे कि हमारे जो सड़क मंत्री हैं, इथेनॉल मंत्री कहते हैं इन्हें, नितिन गडकरी, अभी इन्होंने दिल्ली के मुंडका बक्करवाला टोल प्लाजा पर एक नई मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल प्रणाली शुरू की। उसके अलावा दिल्ली में अब भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली बस सेवा शुरू होगी। दिल्ली सरकार ने मेरा भारत मेरा योगदान नाम से 90 दिनों का एक अभियान शुरू किया था और देश की पहली एयर ट्रेन परियोजना ये कहाँ पर शुरू होगी, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। दिल्ली सरकार एक नया खास पार्क बनाने जा रही है जिसका नाम है वामन वन। और एशियाई सीनियर फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 हुआ था नई दिल्ली में, भारत में पहली बार हुआ था ये। पहला राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन ये भी हुआ नई दिल्ली में। और 16वां भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन अभी नई दिल्ली में हुआ था, जहां पे आपको याद होगा जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री भारत आई थी, साइने तकाइची उनका नाम है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में गुजरात के पहले हवा से भरे रबर बांध किस देश की तकनीक से बनाए जा रहे हैं, तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो गुजरात में पहली बार साउथ कोरिया की तकनीक से बने हवा से भरने वाले रबर बांध बनाए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य है पानी बचाना, सिंचाई बढ़ाना, भूजल रिचार्ज करना और बाढ़ को कंट्रोल करना। क्या होता है रबर बांध? ये मजबूत रबर से बना एक विशेष बांध होता है जिसे नदी या नहर पर अगर आप लगा दोगे तो ये पानी को रोक लेगा। जब आप इसमें हवा भर दोगे तो ये फूल जाएगा और पानी को रोक लेगा। और जब भी बाढ़ वगैरह आती है तो आप इसकी हवा निकाल दो जिससे पानी आसानी से आगे निकल जाएगा। इसीलिए तो कहा गया कि ये जो पारंपरिक कंक्रीट बांध है उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है, लचीला है। अभी गुजरात में कहाँ पे बन रहा है? 2 जगह पे। एक तो राजवासना रबर बांध छोटा उदयपुर जिले में,
हेरान नदी पर, और दूसरा है पथक वाड़ी रबर बांध। कहाँ पर है? तापी जिले में। और किस नदी पर है? अंबिका नदी पर। ये 2 स्थानों पे बन रहा है। इन बांधों की कुछ खास बातों की अगर हम चर्चा कर लें तो इन बांधों को हमने, जो रबर ब्लैडर है जिसके आप अंदर हवा भरोगे फिर ये बांध बन जाएगा, इनको हमने कहाँ से मंगवाया? साउथ कोरिया से। इनकी जो मोटाई है वो 18 से लेके 32 mm की है, और ये 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकते हैं। लगभग 30 वर्षों तक ये चल सकते हैं। मौसम और पानी के दबाव को अच्छी तरह सहन करते हैं। मेंटेनेंस भी बहुत कम होता है। और यहाँ पे स्काडा तकनीक का उपयोग हो रहा है। स्काडा मतलब सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा एक्विजिशन। ये जो सिस्टम है ये नदी के पानी को 24 घंटे 7 दिन उसकी निगरानी करेगा। जरूरत पड़ने पर अपने आप हवा भर देगा, हवा निकाल देगा। इससे पानी का बेहतर प्रबंधन होगा और बाढ़ का खतरा कम होगा। अब ये रबर बांध हम कहाँ पे लगा रहे हैं? गुजरात में। तो ये रहा मैप में गुजरात। कैपिटल गांधीनगर हो गई, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गवर्नर है आचार्य देवव्रत। राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो है, पशु है एशियाई शेर, वृक्ष है बरगद का, पुष्प है गेंदा। नृत्य में बात करोगे गरबा हो गया, डांडिया हो गया। नेशनल पार्क में देखोगे तो वंसड़ा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैकबाग नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। सरदार सरोवर बांध है, नर्मदा नदी पर उकाई बांधे, ताप्ती नदी पर कडाना बांधे, माही नदी पर दांतीवाड़ा बांधे, बनास नदी पर। ठीक है, ये गुजरात की हमने बात कर ली। और ये रबर बांध हम मंगा रहे हैं साउथ कोरिया से। तो साउथ कोरिया भी देख लो एक बार, ये रहा मैप में साउथ कोरिया। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38 डिग्री पैरेलल कहते हैं। कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन, प्रेसिडेंट है ली जैम्यूंग। अभी साउथ कोरिया की दूसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हान सियोंग सुक। और इतना ही अभी तो आप ध्यान रखो साउथ कोरिया से। हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस देश में पीस कीपिंग मिशन के लिए अभी 651 इंडियन आर्मी के जवानों को यूनाइटेड नेशन मेडल से सम्मानित किया गया? तो किस देश में? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में। तो अभी 651 भारतीय सैनिकों को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में बेहतरीन सेवा देने के लिए भी यूनाइटेड नेशन पदक से सम्मानित किया गया। आपको बता दूं, भारत 2005 से इस मिशन में सैनिक भेज रहा है और सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में है। भारतीय सैनिक वहां पे क्या करते हैं? नागरिकों की, वहां के नागरिकों की रक्षा करते हैं, गश्त करते हैं, राहत सामग्री पहुंचाते हैं, मेडिकल सहायता, मानवीय मदद का काम करते हैं। और अभी हमने पढ़ा था मई महीने में ही कि एक तो हरभजन सिंह और सुजीत कुमार प्रधान, इनको ड्यूटी के दौरान शहीद होने पर अभी डैक हैमरस्कोल्ड पदक से सम्मानित किया गया था। तो बता दूं, अभी संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में अभी तक लगभग 180 भारतीय शांति सैनिक शहीद हो चुके हैं, जो किसी भी सैनिक योगदान देने वाले देशों में सबसे ज्यादा है। और 1950 के दशक से अब तक भारत 50 से अधिक यूनाइटेड नेशन शांति अभियानों में 2 लाख से ज्यादा सैनिक और कर्मी भेज चुका है। वर्तमान में भारत 9 संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में 4200 से अधिक सैन्य और पुलिस कर्मियों को तैनात किए हुए है। देखो, यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, इसकी स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 में। कहां पर हुई थी स्थापना? सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, लेकिन मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सदस्य देश 193 है। लेटेस्ट बना था 2011 में साउथ सुडान। और सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस हैं, पुर्तगाल से हैं। पहले थे ट्रिगवेली, नॉर्वे से। और आपको यह भी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की पहली महिला प्रेसिडेंट भारत से थी, विजया लक्ष्मी। वैसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? पी हरीश हैं। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात हुई है, तो ये रहा अफ्रीका का एक देश, आप देख सकते हो मैप में, जिसकी कैपिटल किंशासा होती है। ठीक है, तो इतना सा आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत ने उत्तर कोरिया में अपना नया राजदूत एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो आंसर होगा संजीव जैन को। तो भारत सरकार ने आईएफएस अधिकारी संजीव जैन को नॉर्थ कोरिया में अपना नया राजदूत एम्बेसडर नियुक्त किया है। वैसे आप जानते हो नॉर्थ कोरिया, अभी हमने साउथ कोरिया देखा था, उसी के ऊपर आपको मिलेगा नॉर्थ कोरिया, जिसकी कैपिटल होती है प्योंगयांग, करेंसी है नॉर्थ कोरियन वॉन। और वहाँ के जो सुप्रीम लीडर है वो है किम जोंग उन। ठीक है, बाकी ये थे आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। डेली इसकी पीडीएफ आपको मिल जाती है और प्रैक्टिस के लिए क्विज, मॉक टेस्ट आपको मिल जाता है फ्री में अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलिए अभी करंट अफेयर्स का, कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था, अभी केइको फुजिमोरी
किस देश के भी राष्ट्रपति बनी है? तो आंसर होगा पेरू। फिर पूछा तीजन बाई का निधन हो गया, इनका संबंध किस लोक कला से था? तो पंडवानी गायिका थी। वैभव सूर्यवंशी 15 वर्ष की उम्र में भारत के लिए डेब्यू करने वाले सबसे युवा पुरुष खिलाड़ी बन गए। इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ दिया? तो आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। नेमार ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी, वे किस देश के खिलाड़ी हैं? तो आंसर होगा ब्राजील। और चर्चा में रही भारत की सबसे बड़ी रेल टनल बोरिंग मशीन का संबंध किस परियोजना से है? मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ड्री फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? अरुणाचल प्रदेश में। फिर पूछा था कि भारत की 24वीं तेल रिफाइनरी का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? राजस्थान में, मोदी जी ने किया। फिर पूछा उपभोक्ता संरक्षण कानून एवं नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह की अभी 9वीं बैठक या 9वां सत्र किस शहर में आयोजित किया गया? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। विश्व जूनोसिस दिवस मनाया गया अभी 6 जुलाई को। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पूछा था कि भारत के ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ने किसके विरुद्ध क्यूडेंगा वैक्सीन को मंजूरी दी थी? तो आंसर होगा डेंगू। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।